Hello students, my name is Karanveer Saharan and today I came up with another video on geoinformatics and nanotechnology for precision farming. There was a lot of homework to do for this video as there was one special reason for this delayed video. Actually, I want to upload it on this special occasion of my birthday. So now, without getting late, let's start our topic of nanotechnology, which is an additional part from our previous video. Previously, we just had discussed about what actually nanotechnology is and how does it look like, what are its applications, its history, concepts of nanotechnology, nanoparticles and their physical properties. हमने अभी तक नैनो तकनीक के बारे में इतना सब जान चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम नैनो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स और टेक्निक्स, इसके अलावा नैनो पेस्टिसाइड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि यह कोर्स बिल्कुल नया है और सिर्फ एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, तो हमें फिजिक्स की गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी को पूर्णतः विकसित करने या इसमें क्रांति लाने वाले उन उपकरणों के बारे में जिनसे यह सब संभव हो पाया और भविष्य में भी और अधिक अवसर प्राप्त होंगे, जिससे इस तकनीक को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके और इस पर और ज्यादा रिसर्च हो सके और अधिक डायमेंशंस में विस्तारित इसे किया जा सके। I mean to say, let's discuss about the tools which were used for the development of this technology and to make this technology real life experience from a hypothetical world, or we can say from 0 to 1. If I am talking about 0, that is from the very first origin and ideas या फिर conceptual framework, and 1 here is the realistic approach to the nanotechnology. Realistic का मतलब हुआ हम nanotechnology को साकार रूप में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम चीजें बना सकते हैं और नैनो मटेरियल को पूर्णतः अपनी सुलभताओं के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। Let's talk about tools and techniques. लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ वैज्ञानिकों का रुझान बहुत बढ़ गया था और उन्होंने नैनो पार्टिकल पर अपने शोध और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे। उस समय तक यूं कह लें कि तब तक ट्रेडिशनल टेक्निक्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे स्टडी करने के लिए जिसमें लाइट स्कैटरिंग या फिर साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड की मदद से, जिसे यूएएस अल्ट्रासाउंड एटेन्युएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर इसके बाद में टेक्निक में थोड़ा विकास हुआ और इसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे हम जीटा पोटेंशियल भी बोलते हैं। नाउ जीटा पोटेंशियल, ओके, ये थोड़ी और अधिक विकसित तकनीक है और यह साउंड और लाइट टेक्निक से थोड़ी सी एडवांस है। इसमें माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेटिक लाइट स्कैटरिंग और इलेक्ट्रोएस्कॉटिक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब यह टर्म्स अगर इतनी ज्यादा टेक्निकल लग रही हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक सेपरेट वीडियोस ओवर दीज टर्म्स। बट आल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चरल व्यू, आई गेस the terms are just for the naming purpose only. You don't need to go into details and physics. After that, there are several important modern developments that have been occurred, and these are being used nowadays for nanomaterials in this, like your atomic force microscope and scanning tunneling microscope, which are also called AFM and STM. And also the developers of these systems were like Marvin Minsky in 1961, and the scanning acoustic microscope was developed by Kelvin Corte in his team in 1970. Okay, these made possible to see those nanostructures. Now, apart from that, let's brief about techniques that are important from examination point of view. Bottom-up approach and top-down approach. किसी भी प्रकार के नैनो मटेरियल को बनाने के लिए
इन दो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच होती है। अब टॉप डाउन अप्रोच में किसी बड़े पार्टिकल को तोड़कर छोटे पार्टिकल्स में बदल दिया जाता है और तब तक जब तक हमारे डिजायर रिजल्ट ना मिल जाए। कि मान लो मेरे पास कोई बड़ी चीज है और मैं चाहता हूं कि उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लूं या फिर मैं उस थोड़े से हिस्से को इस्तेमाल करना चाहता हूं। इसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। इसके बाद आता है बॉटम अप अप्रोच। यह टॉप डाउन का उल्टा होता है और इसमें छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक बड़ी चीज बनाई जाती है। इसे हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। आसान भाषा में याद करने के लिए समझ लो कि छोटी छोटी चीजों को बॉटम से शुरू करेंगे और धरातल से इन्हें जोड़ते जाएंगे ताकि यह एक बड़ी चीज बन सके। ठीक है, और इसी प्रकार टॉप डाउन में बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाएंगे तब तक जब तक हमें हमारी सुविधा के अनुसार पार्टिकल मिल जाए। अब टॉप डाउन अप्रोच में नैनो स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए मिलिंग, ग्राउंडिंग, कटिंग, इमल्सिफिकेशन, सॉल्वेंट एवापोरेशन, हाई प्रेशर, होमोजेनेसिस आदि तकनीक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और बॉटम अप अप्रोच में जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए नैनो प्रेसिपिटेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स अपने आप जुड़कर या एक्सटर्नल फोर्स की मदद से जोड़कर बना दिए जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के इस टॉपिक में जितनी भी टेक्निकल टर्म्स, इक्विपमेंट्स आदि जो भी चीजें आई हैं सब एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जरूरी नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एग्रोनॉमिक एक्सपेक्ट से ये जरूरी नहीं है और बहुत ज्यादा गहराइयों में जाने की भी जरूरत नहीं है। पर अगर आप जानने के इच्छुक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं पॉसिबल हुआ तो वीडियो, नहीं तो मैं फिर नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। इसके बाद में चलो बात करते हैं नैनो पेस्टिसाइड्स की। अब नैनो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं छोड़ो आप एक बार, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि या फिर आप भूल गए होंगे शायद कि पेस्टिसाइड्स are those substances that are meant to control pests including herbicide, insecticide, nematicide like molluscide, pesticide, avicide, rodenticide, bactericide, insect repellent, animal repellent, antimicrobial और fungicide, इन सबको मिला के जो कीटनाशक होता है, ठीक है, यानी कि कीटनाशक वो होता है जो इन सब के मिश्रण को, ठीक है, कीड़े मकोड़ों से होने वाले दुष्प्रभावों को बचाता है, पौधे को बचा लेता है, उसे कहा जाता है। अब बात करते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इज नैनो पेस्टिसाइड्स। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों जरूरी हुए, या आसान भाषा में हम कहते हैं कि मुझे क्या जरूरत पड़ी वीडियो बनाने की, आपको क्या जरूरत पड़ी ये सब पढ़ने की। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो 1 से लेके 100 नैनोमीटर की रेंज में होते हैं, उन्हें हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। और इसी तरीके से लगभग हमारे जितने भी पेस्टिसाइड्स आते हैं वह सब इसी रेंज में होते हैं। बट वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पेस्टिसाइड एंड ए नैनो पेस्टिसाइड? लेट मी टेल यू इन इजी लैंग्वेज। हमने पिछली वीडियो में यह समझने की कोशिश की थी कि जब कोई भी नॉर्मल चीज आप नैनो स्केल पे ले आते हो तब वह अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल देती है। मेल्टिंग पॉइंट में बदलाव आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर पर्टिकुलर एलिमेंट इज गेट मेल्टेड एट रूम टेम्परेचर, or we can say that melting point is the substance where temperature changes from the temperature it made changes from solid to liquid. इसके अलावा लाइट सेंसिटिविटी में बदलाव आ जाता है, जैसे हम फ्लोरोसेंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में बदलाव आ जाता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी में बदलाव आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछले उसमें पढ़ी थी। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो हो गया आपका केमिकल रिएक्टिविटी में बदलाव आना। केमिकल रिएक्टिविटी में बदलाव आना और जो आपका नैनो पेस्टिसाइड्स है या फिर नैनो जो भी केमिकल्स आप बना रहे हो, चाहे पेस्टिसाइड बना रहे हो या फिर न्यूट्रिएंट्स बना रहे हो, ठीक है, कहाँ पे मतलब रिएक्टिविटी अब कहाँ पे रोल अदा करती है उसके बारे में हम जानते हैं।
अगर नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो रिएक्टिविटी सबसे अहम रोल पैदा करती है किसी भी केमिकल को फॉर्मुलेट करने में। केमिकल रिएक्टिविटी कैसे बढ़ गई और यह भी इस आश्चर्यजनक लेवल पे कैसे हुआ। एक्चुअली में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नैनो पार्टिकल्स यानी कि जब आप एक्चुअल साइज से जब नैनो स्केल पर आते हो तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है सरफेस एरिया में, और उस वजह से वॉल्यूम आपका सेम रहेगा पर आपका सरफेस एरिया बढ़ गया, और जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा कोई भी सब्सटेंस उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए इतना ज्यादा अहम रोल पैदा करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट nanopesticides that could offer a range of benefits including increased efficacy, durability and reduction in the amount of active ingredients that are needed to be used। अब हम उन nanopesticides के बारे में बात कर रहे हैं जो अपना प्रभाव उत्पादकता को बढ़ाने, प्रभावीकरण और स्थायित्व, सक्रिय तत्वों का स्थायित्व भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, यानी कि मैं पर्सनली नहीं चाहता कि मैं खेत में जाऊं, मतलब मेरे को यूरिया की जरूरत है। ठीक है, जस्ट इमेजिन मुझे 100 किलो यूरिया की जरूरत है या फिर 100 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। ठीक है, तो फॉर दैट मेरे को कम से कम 3 कट्टे या फिर 2.5 कट्टे या फिर 2 बैग्स यूरिया के मुझे लेके जाने पड़ेंगे उस 100 किलो नाइट्रोजन को देने के लिए। बट उसके लिए मुझे और क्या क्या चीजें यूज करनी पड़ेगी, लाइक मुझे ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाना पड़ेगा, या हो सकता है मुझे जीप लेके जानी पड़ेगी, या फिर मुझे किसी को बुलाना पड़े, साधन मांगना पड़े, इस तरीके से। पर अगर वही 100 किलो जो नाइट्रोजन मुझे पौधों को देनी है वो मुझे एक बोतल में मिल जाए, एक सिंपल एक सीधी बोतल में मिल जाए, और वो उतनी ही एफिशिएंट हो जितनी की 2 बैग्स आपके यूरिया के हों, तो Which one should I prefer? मुझे कौन से ऑप्शन पे जाना चाहिए? मैं क्यों फिर वो इतना सब ताम झाम उठाऊंगा जब एक बोतल से ही काम चल रहा है। I can put that bottle in my pocket and then I can use it anywhere। ठीक है, मैं जस्ट खेत में जाऊंगा, पानी मिलाऊंगा और छिड़काव कर दूंगा, दोनों की रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो मैं उतने सब के लिए क्यों अपना एफर्ट लगाऊंगा। ठीक है, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है नैनो केमिकल्स की या फिर नैनो पेस्टिसाइड्स की। Here in the above line I just quoted 3 terms। First one is efficacy। efficacy का मतलब होता है कि कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, यानी कि जो रिजल्ट हमें चाहिए वो कितनी जल्दी दे रहा है, उसकी एफिशिएंसी या फिर उसे एफिकेसी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड थिंग इज ड्यूरेबिलिटी। जब भी हम किसी केमिकल का छिड़काव करते हैं तब हम यह कभी नहीं चाहते कि वह पौधे की पहुंच से दूर हो जाए, मिट्टी के साथ रिएक्ट कर जाए या पानी के साथ रिएक्ट करके वो चीज खत्म हो जाए। ठीक है, इन सब प्रॉपर्टीज को केमिकल ड्यूरेबिलिटी में लिया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा केमिकल है वो उचित समय में बैलेंस फॉर्म में केमिकल्स को रिलीज करे, एंड द लास्ट थिंग इज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एनी केमिकल इज द केमिकल दैट इज बायोलॉजिकली एक्टिव और बायोलॉजिकली अवेलेबल टू द प्लांट्स। अब हम नैनो पार्टिकल्स को लेके, नैनो केमिकल्स को लेके, नैनो पेस्टिसाइड्स को लेके जो हम पौधे को देना चाहते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी पौधे को अनावश्यक तत्व नहीं देना चाहते। ठीक है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद भी हम नैनो पेस्टिसाइड्स जब भी बनाएंगे उसमें एक नया टर्म यूज करेंगे, उसे कहा जाता है नैनो फॉर्मुलेशन। एनी प्रोडक्ट formulation is the understanding of how materials behave and interact to provide enhanced properties, improved processing and the delivery of an active ingredient in the convection or usable form। किसी भी चीज का निर्माण या फॉर्मुलेशन इस बात की समझ है कि वह सामग्री उन्नत और उपयोगी रूप में सक्रिय घटक के साथ, अपने गुणों के साथ किस तरीके से व्यवहार करती है। ठीक है, अब नैनो फॉर्मुलेशन की बात करें तो नैनो फॉर्मुलेशन में किन किन चीजों को लिया जाता है। पहला है माइक्रो इमल्शंस। इमल्शंस क्या होते हैं? इमल्शन इज द मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स दैट वुड नॉट नॉर्मली मिक्स टुगेदर। और दूसरा होता है फॉर्मुलेंट्स, जिसे हम एक्टिव क्ले या फिर पॉलीमर या एज ए बेस मानते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेंट का काम होता है किसी भी केमिकल का बेस बनना और उस केमिकल को किस तरीके से रिलीज करना कि वह केमिकल पौधे को सबसे ऑप्टिमम एक्टिव इंग्रेडिएंट
या फिर सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब फॉर्मुलेशन समझ आ गया हो तो हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी की या नैनो एनेबल्ड टेक्नोलॉजी की, फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी की। यह टेक्नोलॉजी उस समय काम आती है जब हम किसी भी नैनो पेस्टिसाइड या फिर नैनो प्रोडक्ट को कमर्शियली बनाना चाहते हैं। नैनो एनेबल्ड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उसे एक बड़े स्तर पे, ना कि एक लेबोरेटरी के स्तर पे, हम उसे एक बड़े स्तर पे बनाना चाहते हैं और उसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं मार्केट के अंदर। कमर्शियल फॉर्मुलेशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे कि वह प्रोडक्ट बाजार में या फिर किसानों में एक अच्छा प्रभाव पैदा कर सके। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट it is very important to employ materials that are compatible with proposed applications. It should be environment friendly, readily biodegradable and not genetically toxic. It should degrade easily and it should be cost effective. यानी कि वह वातावरण के नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, वातावरण में नष्ट होने योग्य होना चाहिए और अपना जहरीला प्रभाव नहीं छोड़ना चाहिए, साथ ही साथ सस्ता भी होना चाहिए जिससे कि वो प्रोडक्ट ज्यादा लंबा चल सके। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग यूज्ड एज नैनो मटेरियल्स हैव सम बेसिक फॉर्मुलेशंस, यानी कि जितने भी नैनो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें या तो कैप्सूल के फॉर्म में, जैसे कि आपका इमिडाक्लोप्रिड हो गया, पॉलीइथिलीन हो गया, बुटाक्साइड हो गया, आपका कार्बाइल हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्ले के साथ मिला के भी दिया जाता है, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके जैसे सेम आपका इमिडाक्लोप्रिड भी बोल सकते हो, या फिर आपका नीम ऑयल वगैरह हो गया, या फिर इस तरीके से सेम फाइबर्स के साथ भी इनको मिलाया जाता है। सस्पेंशन फॉर्म में भी दिया जाता है, माइसलीज में भी फॉर्म में दिया जाता है। माइसलीज क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं? ठीक है, माइसलीज तो आपने एक्चुअली पढ़ा होगा कि अपने 9th की एनसीईआरटी के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो तो, बाकी बोर्ड्स का पता नहीं, 9th क्लास में आपने एक सोप वाला एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर था कि साबुन को आप पानी के अंदर डालते हो तो पानी दूर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि सोप के अंदर हेड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक हेड होता है। ठीक है, अगर ये सब नहीं पता है, अगर आप बोल चुके हो तो या तो आप गूगल कर लेना या फिर बुक्स उठा के दोबारा से पढ़ लेना। अब मैं दोबारा समझाऊंगा तो उसका अभी भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको वो पहले वाला भी अभी तक याद नहीं है। मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर देता हूं जिसके अंदर आप जितने भी आपके केमिकल्स हैं और उनको आप किस फॉर्म के अंदर, ठीक है, किस फॉर्म के अंदर आप नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, वो कैसे किस फॉर्म में आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, उसमें अच्छी तरीके से समझा दिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस टेबल के बारे में, तो इसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड है। ठीक है, वो आपके हर टाइप के नैनो मटेरियल के साथ में यूज की जा सकती है। ये आपके कैप्सूल्स में, क्ले में, फाइबर में, ग्रेन्यूल्स में, सस्पेंशन में, या फिर किसी भी नैनो फॉर्मुलेशन में। ठीक, अब केमिकल फॉर्मुलेशन का काम कहां पे आता है, फिर नैनो फॉर्मुलेशन का मुख्य रूप से काम क्या होता है? ठीक है, ये कम घुलनशील और पुअरली अवेलेबल केमिकल्स को पौधों के लिए उपलब्ध करवाता है। इसके साथ ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को स्लो रिलीज या फिर एक टारगेटेड मैनर में काम करवाता है। साथ ही साथ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को समय से पहले डिग्रेड नहीं होने देता। ये सारी जिम्मेवारी इसकी होती है। ठीक है, नाउ दैट वाज ऑल अबाउट नैनो पेस्टिसाइड्स, बट इट्स just not the ending. ठीक है, scientists and researchers are trying to develop more efficient and reliable nano techniques for the future. तो अब तक हम नैनो पेस्टिसाइड्स के अंदर किन किन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। पेस्टिसाइड क्या होता है, फॉर्मुलेशन क्या चीज होती है, आपकी नैनो इनेबल्ड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है, हम इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना भी पोर्शन आएगा मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड